हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। माई सेल्फ राहुल महेश वर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट है बेटा एक्सपेंडिचर। क्या है बच्चा? एक्सपेंडिचर। सबसे फर्स्ट क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर। कुछ लोग इसको बेटा एक्सपेंस भी बोलते हैं, आप एक्सपेंडिचर भी बोल रहे हो। एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब बोल सकता हूँ बेटा बिजनेस कुछ स्पेंड करता है बेटा, कुछ खर्चा करता है, कुछ स्पेंड करता है। क्या करने के लिए बेटा? कुछ पाने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो कुछ स्पेंड करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। ठीक है बेटा। एक्सपेंसेस के बच्चा नॉर्मली 3 टाइप होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3, 1, 2 एंड 3 बेटा जी। ठीक है। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। सेकेंड इज बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लो। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर बेटा थर्ड अपना बच्चा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू, डिफर्ड भी बोलते हैं बेटा, कुछ इसको डिफर्ड भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा जी। ये 3 टाइप होते हैं बेटा एक्सपेंसेस के: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा। मतलब सिंपल सी बात समझो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सर क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे पहले समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सर क्या? मेरे डे टू डे के जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं ना, डे टू डे के मैं जो बिजनेस पे खर्चा करता हूँ, जिससे मेरा बिजनेस चलता है, उसको मैं क्या बोलूँगा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डे टू डे के एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस बेटा। ठीक है, जिससे मेरा बिजनेस क्या होता है? रन होता है। फॉर एग्जाम्पल सर, एवरी मंथ देखो बेटा, अगर मुझे रेंट, अगर मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे, तो मुझे रेंट पेमेंट करना है। एवरी मंथ मुझे बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का मुझे एक्सपेंस आता है। ठीक है बेटा जी। एवरी मंथ मुझे बेटा सैलरी देनी है स्टाफ को, एम्प्लॉइज को। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, ये सब किस में आते हैं? मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जिससे मेरा डेली बेसिस का मतलब ऑपरेशन चलता है, मेरा बिजनेस का ऑपरेशन रन होता है। ठीक है, उसको बोलूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब बोल सकता हूँ जैसे आपके घर में आपके डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, जिससे आपका एक्चुअल में घर चलता है। ठीक है, डेली बेसिस पे आप ये वेजिटेबल्स बाय करते हो, मिल्क वगैरह खरीदते हो डेली बेसिस पे, जिससे आपका एक्चुअल में घर रन होता है बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर सेकंड बेटा, आप आपके घर में टीवी खरीद के लाए, एसी खरीद के लाए, फ्रिज खरीद के लाए। क्या हर साल खरीदते हो? नहीं ना, मतलब कभी वन टाइम में, 2 साल में, 3 साल में एक बार बेटा, जैसे हमें रिक्वायरमेंट उस हिसाब से। तो उस खर्चे को बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स परचेस, आप बोलो परचेस या एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स बोल लो। ठीक है बेटा जी, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स या परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स को क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब मेरे बिजनेस में मैं कोई, मतलब जैसे अभी मैं बोलूँ, मैं मेरे यहाँ पे डिजिटल बोर्ड रन कर खरीद के ला रहा हूँ, एसी खरीद के ला रहा हूँ, बेंचेस खरीद के ला रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे बेटा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर अपना थर्ड आता है बेटा दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कुछ गुण रेवेन्यू के, कुछ गुण कैपिटल के, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है सर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सर क्या? सर पेमेंट तो वन टाइम है, ठीक है, पर इसका जो बेनिफिट है बेटा मुझे लॉन्ग टर्म मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है? लॉन्ग टर्म। ठीक है, मतलब अगर मैंने वन टाइम कोई पेमेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट यहाँ पे बेटा हैवी एडवर्टीजमेंट, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अगर मैं कोई एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करता हूँ, तो देखो आपको ऐड देखोगे जो आपको बेटा टीवी में है ना, 1 साल 2 साल 3 साल से सेम ऐड दिखता है कभी कभी। तो मैंने पेमेंट तो उसको वन टाइम कर दिया, पर उसका जो ऐड है वो मुझे 2-3 साल से रन हो रहा है, तो 2-3 साल तक मुझे बेनिफिट दे रहा है बेटा, तो उसको बोलूंगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है बेटा, एक तो हैवी लीगल एक्सपेंसेस, ओके, और एक हैवी एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो तीनों समझ गए बच्चा अपने को? ठीक है। अब मैं और एक चीज बोल सकता हूँ बेटा, ये जो रेवेन्यू है, आई कैन से इट इज रिकरिंग इन नेचर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिकरिंग। क्या बोलते हैं? रिकरिंग मतलब बार बार होना। जो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा बार बार रिपीट होता है बेटा, हर महीने रिपीट होता है, एवरी मंथ मुझे पेमेंट करना होता है, इसको बोलते हैं रिकरिंग इन नेचर। एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा, ये होता है नॉन रिकरिंग नेचर। क्या होता है? नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार रिपीट होता नहीं है, बार बार रिपीट होता नहीं है। आपको ये क्या करना है, क्योंकि आप 1 साल में 2 साल में एक बार खरीद रहे हो, ठीक है, इट इज उसका बोलते हैं नॉन रिकरिंग, और ये क्या होगा मेरा? रिकरिंग। ठीक है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें कोई बेनिफिट वगैरह नहीं देता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। ओके, ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया मेरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट है हमारे यहाँ पर डिस्काउंट। क्या बेटा? डिस्काउंट। ठीक है बेटा जी। डिस्काउंट मतलब सर क्या? सिंपल सी बात समझो, अलावेंसेस बोल सकते हो आप, अलावेंसेस, बेनिफिट। ओके, अलावेंसेस बोल रहा है, बेनिफिट बोल लो। जो इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि एक सेलर या परचेसर एक दूसरे को हम देते हैं बेटा। ठीक है, अगर मैं कोई गुड्स परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं उसको वन टाइम पेमेंट कर रहा हूँ, जो भी है मैं बल्क क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ, तो जो सेलर है वो मुझे कोई ना कोई डिस्काउंट देगा बेटा। ठीक है, तो डिस्काउंट हम लोग बोल सकते हैं, अलावेंसेस बोल सकते हैं, उसको बेनिफिट बोल सकते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं सर? यहाँ पे डिस्काउंट होते हैं 2 टाइप के सर। कौन से 2 टाइप के होते हैं सर? एक होता है बेटा कैश डिस्काउंट, और एक होता है
ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बेटा जी। कैश डिस्काउंट मतलब सर क्या, देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे जल्दी पैसा रिकवरी चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए मैं क्या देता हूँ बेटा, कैश डिस्काउंट देता हूँ कि हाँ अगर आप वन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट है। ठीक है, समझो मेरी क्लासेस की फीस एक्सपेंस 20,000 आप अज्यूम कीजिए। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि सर अगर मैं वन टाइम पेमेंट करूँ तो मैं उसको बोलूँगा ठीक है आप बेटा वन टाइम पेमेंट करो, आप कैश में पेमेंट का काम करो, आपको मैं 10% का डिस्काउंट दे दूँगा, मतलब उसके लिए फीस हो जाएगी 18,000। ठीक है, तो क्या मेरा कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट में बेटा नॉर्मली क्यों देते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पैसा रिकवर करने के लिए, इससे हमारा फ्यूचर का बैड डेट्स का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है बच्चा अपना ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में मालूम है सर, जैसे कि अगर हम बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट किस पे चार्ज होता है बेटा, कैटलॉग प्राइस बोलते हैं बेटा इसको, लिस्ट प्राइस पे, लिस्ट प्राइस। ठीक है, कैटलॉग प्राइस बोल लो, लिस्ट प्राइस बोल लो, ग्रॉस प्राइस बोल लो बेटा। ठीक है, जो अपनी एमआरपी आती है उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, और जो कैश डिस्काउंट हमें हमारे जो कैश जो भी हमारा पेमेंट है उसके ऊपर मिलता है। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट, अब इसमें जो एफआई जैसे के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा वो दो ही चीजें, एक तो अपना को इसका मीनिंग पता चलेगा, दूसरा बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट को बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट बुआ में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जाके आप जितने भी चैप्टर सीखोगे उसमें आपको ऑलवेज जो भी आपका जो अमाउंट है, जो भी आप सेल करो परचेस करो, इनवॉइस प्राइस बोल सकते हैं अपन उसको, या तो हम बोल सकते हैं नेट प्राइस पे रिकॉर्ड करना होता है। मतलब सर क्या नेट प्राइस, मतलब सर क्या, जब हम लोग ग्रॉस प्राइस में से, आपके ग्रॉस प्राइस में से लेस करते हैं बेटा ट्रेड डिस्काउंट को, तो हमें क्या मिलता है बच्चा, नेट प्राइस। कुछ इसको इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं बेटा, क्या मिलता है बच्चा, नेट प्राइस। क्या मिलता है मुझे, नेट प्राइस। और हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन है सबको हम किस पर रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्राइस पे। फॉर एग्जांपल सर अगर हम कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं, उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है, तो आप बिल देखोगे बेटा उसमें ना ऊपर हमें एमआरपी भी लिखा होता है, बाद में डिस्काउंट लेस करके दिखाते हैं हाँ भाई इतना डिस्काउंट आपको मिला, और हमें नेट प्राइस होता है। क्या होता है, नेट प्राइस। ठीक है, हम पेमेंट तो उसको नेट प्राइस ही करते हैं, और घर पे आके हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्राइस रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ एक्चुअल में मेरे जेब से कितना गया। हम वो सब डिस्काउंट वगैरह रिकॉर्ड करने नहीं बैठते बेटा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये मेन दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है एज एफआई जैसे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, थर्ड पे आता है बेटा अपना, दो टाइप के हमारे बिजनेस जैसे उन्होंने ना ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, बिजनेस को कुछ पार्ट में डिवाइड किया बेटा, इसमें होता है बच्चा ट्रेडिंग कंसर्न, ओके, और दूसरा उन्होंने बेटा इसी को पार्ट में और कर दिया उन्होंने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी बोलते हैं बेटा इसको, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा जो बनती है लोगों को सर्विस देने के लिए, ठीक है, सर्विस टू द सोसाइटी बेटा, आप बोल सकते हो पब्लिक को। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को सर्विस देने के लिए, पब्लिक को सोसाइटी के लिए, मतलब पब्लिक को सोसाइटी को हेल्प करने के लिए बनती है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोल सकते हो बेटा इसमें कि भाई एनजीओज होते हैं ना बच्चे, अपने एनजीओज होते हैं। ठीक है, कोई फिर ये रिलायंस फंड है, टाटा के फंड जो होते हैं ना, जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं, जो लोग क्या करते हैं बिना अमाउंट के आपकी हेल्प करते हैं, फ्री में लोग सर्विसेज देते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं बेटा, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर। और ट्रेडिंग कंसर्न में क्या क्या आता है सर, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव क्या है बेटा, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है उसका बेटा क्या करना, मेन ऑब्जेक्टिव बेटा उसका प्रॉफिट अर्न करना। क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या बेटा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, मतलब उसको प्रॉफिट कमाना है, उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए बेटा। ओके सर, यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं आप, हाँ बेटा जी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि आप बोल सकते हो बेटा सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट सर क्या आता है, पार्टनरशिप फर्म आते हैं बेटा अपने, पार्टनरशिप फर्म। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और भी एक्सेट्रा है अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, वो सब ये सब क्या होती है, ये सब क्यों बनते हैं बेटा, ये सब किस में आती है, ट्रेडिंग कंसर्न में। किस में आती है, ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब ट्रेडिंग कंसर्न मतलब सर क्या, जिसका मेन ऑब्जेक्ट है या मेन ऑब्जेक्टिव है क्या करना बेटा, टू अर्न प्रॉफिट, और नॉन ट्रेडिंग टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी, और अपने मेंबर्स को, सोसाइटी को लोग क्या करते हैं बेटा, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस मतलब हेल्पिंग वाले बेटा। ठीक है, सोशल सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके क्लियर। अभी नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा है
फोर्थ वन बेटा, ठीक है, जो एक एक सिंगल सिंगल पॉइंट से बेटा, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, लोग इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं बेटा, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, ठीक है बेटा। साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीनों का एक साल, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो बेटा वो होता है हमारा क्या, कि जिस पीरियड में जो बिजनेस ओनर है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, उस पीरियड में उसने कितना कमाया, कितना अर्न किया, उसके ऊपर वो टैक्स पेमेंट करता है, उसको बोलता है अकाउंटिंग ईयर। पहले कैसे होता था, पहले अकाउंटिंग ईयर हर बिजनेस मैन अपने अपने हिसाब से रख लेता था कि हाँ कोई कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहा है, कैलेंडर मतलब समझे ना 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो कोई क्या करता था ऐसे मेंटेन करता था, कोई अपने अपने हिसाब से ट्रेडिशन के हिसाब से अपने अपने अकाउंटिंग ईयर मेंटेन कर लेता था। बट इनकम टैक्स ने बोला भाई अगर हमें कंपैरिजन करना है, सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस को ग्लोबलाइजेशन करना है तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपैरिजन करने के लिए सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स ने क्या कहा, अगर सेम लेवल पे लाएंगे तभी हम कंपेयर पाएंगे। उन्होंने बोला हमारे लिए अकाउंटिंग ईयर क्या होगा बेटा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। मतलब ये अगर मेरा 2015 का 1 अप्रैल है तो 31 मार्च 2026 का मेरा एंड होगा बेटा। तो इस ईयर के बीच में मैंने जितना भी अर्न किया उसके हिसाब से मैं इनकम टैक्स को पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या प्लस पॉइंट है, अगर सबका अकाउंटिंग ईयर सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो भी हमारे शेयर होल्डर मतलब स्टेक होल्डर्स हैं उनको ईजी हो जाता है, ओके, कंपेरिजन करने में, इन्वेस्टर्स को ईजी हो जाता है इजीली ये सब फाइंड करने में कि बिजनेस उसका कैसा रन हो रहा है, ठीक है, ओके। अकाउंटिंग ईयर समझे बेटा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल करंट ईयर का, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, वैसे वो टेक्स्ट बुक में तो नहीं है पर नॉलेज के लिए, क्या सर अकाउंटिंग ईयर 1 साल से कम का हो सकता है क्या, 12 मंथ से कम का हो सकता है क्या? तो ये आपके लिए बेटा क्वेश्चन है। अगर हो सकता है, कब हो सकता है, क्यों हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। देखते हैं फिर इसका जो आंसर है हम नेक्स्ट हमारी वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट करते हैं बेटा जी अपना, एक है कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्या बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ओके सर। लायबिलिटीज है तो सर जब आपने फिक्स लायबिलिटी करंट लायबिलिटी सीखा था तब तो बताया नहीं। हाँ बेटा आपके टेक्स्ट बुक में भी इसको थोड़ा एंड में दिया हुआ है, FYGC के बुक में, तो मैं भी आपको बाद में बता रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग 2 लायबिलिटी ज़्यादा कंसिडर करते हैं, करंट और फिक्स लायबिलिटीज, पर यहाँ पर इन्होंने कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या बोला, देखो वो लायबिलिटी बेटा जो अराइज होती है, मतलब हो सकती है, अराइज इन फ्यूचर, अराइज इन फ्यूचर, ठीक है, अराइज इन फ्यूचर, अराइज इन फ्यूचर बेटा, वो लायबिलिटी जो बेटा फ्यूचर में आ सकती है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं बेटा, लायबिलिटी मतलब क्या, डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, मतलब होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर में लायबिलिटी पेमेंट होगा नहीं होगा डिपेंड करता है होने वाले इवेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एकदम कोर्ट का जजमेंट, अगर मेरे खिलाफ किसी ने कोर्ट केस किया हुआ है तो कोर्ट का जो जजमेंट है वो इवेंट है, कि वो जजमेंट के ऊपर डिपेंड होगा कि मुझे लायबिलिटी पेमेंट करनी कि नहीं करनी है। अगर मेरे खिलाफ किसी ने केस किया हुआ है तो मुझे लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ सकती है, जो भी कंपनसेशन होगा मुझे पे करना पड़ेगा। तो कोर्ट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फ्यूचर में डिपेंड करता है कि वो होगा कि नहीं होगा, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग और सर्टेन इवेंट, इवेंट मतलब कोर्ट का जजमेंट कि मुझे पेमेंट करना है कि नहीं करना है। मतलब मैं बोल सकता हूँ सर कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब क्या, अराइज इन फ्यूचर बेटा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट बेटा, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है सर्टेन इवेंट के ऊपर, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कि मुझे पेमेंट करना है कि नहीं करना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे आपका देखा जाए तो नॉर्मली हमने बाकी जो FYGC के हिसाब से जो बेसिक एग्जाम्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हमने सब कवर कर लिया है। 1-2 टर्म्स और दिए हुए हैं, इनकम है, लॉसेस हैं, वो तो हमें सिंपल सर वो तो ईजिली हो जाता है कि रिवेन्यू है, इनकम्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब आपको उसमें दिया हुआ है, वो तब ईजी है, सबको पता है बेटा प्रॉफिट क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का है, अगर मैं उसको 120 रुपये में सेल कर रहा हूँ, 120 पे सेल कर रहा हूँ, मतलब 20 रुपीज़ में प्रॉफिट, तो ये सबको पता है सर। और अगर मैं बोलूँ सर लॉस क्या होगा, लॉस मतलब सर क्या, उसका अपोजिट, ठीक है। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है और मैं उसको सेल कर रहा हूँ 80 पे, तो मेरा क्या हो गया बेटा 20 रुपीज़ लॉस, तो ये हो गया मेरा लॉस, ठीक है। तो ऐसे कुछ और भी आपको टर्म्स है वो आप इजीली अगर टेक्स्ट बुक में रीड कर लोगे आपको इजीली समझ जाएगा। अगर नहीं समझता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आगे उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग अस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।